हेलो, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अच्छा कौ में आकार छूटा हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ते हैं ताकि पता चले कि इनका आधार क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आधार क्या है, इनका बेस क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक पढ़ते हैं। बचपन में हम लोगों ने भाग बहुत बनाया है, डिवीज़न जो है कि हम लोगों ने बहुत बनाया है। उस डिवीज़न में करते क्या थे, कोई एक नंबर होता था, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया है ए, उस नंबर में किसी दूसरे नंबर से भाग देते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बी से भाग दिया है। और भाग जब देते थे तो वहाँ पर एक तीसरा नंबर कोसेंट के रूप में, भागफल के रूप में आता था, और एक चौथा नंबर शेष के रूप में आता था, यानी शेषफल के रूप में आता था। अब यहाँ पर जैसे कि मैं एक नंबर ले लूँ 12, मैंने एक 12 एक नंबर ले लिया और इस 12 में मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, या सॉरी 4 से क्यों कर लेते हैं हम लोग, चलो 4 से ही कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 4 3 जा 12 और उसके साथ साथ रिमाइंडर आया 0, शेषफल आया 0। एक दूसरा एग्जांपल, अब की बार मैं ले रहा हूँ 15 और इस 15 में मैं डिवाइड लगा रहा हूँ 4 का डिवाइड लगाऊंगा तो 4 3 जा 12 और हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 3। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक नंबर लिया 15 और उसमें क्या किया, उस नंबर में मैंने 4 का डिवाइड लगाया तो कोसेंट आया हमको 3 और रिमाइंडर भी आया 3। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें यदि हम लोग कोई दो नंबर लेते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल में डिवाइड में कोई दो नंबर यदि लेते हैं, यदि मैं 15 को ए मान लूँ और ये 4 को बी मान लूँ, तो इस तरह के दो नंबर लेने से ये जो तीसरा और चौथा नंबर आता है, क्या ये दूसरा हो सकता है। मेरे कहने का मतलब हुआ कि कभी भी ये क्वेश्चन 3 के अलावा कोई दूसरा हो सकता है, और ये रिमाइंडर भी जो अभी आया है 3 के अलावा दूसरा कोई हो सकता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार मैं ले रहा हूँ 17 में मैं डिवाइड लगा रहा हूँ 8 का, 8 2 जा 16 और यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 1। यदि हम दो नंबर लेते हैं 17, मान लेते हैं 17 ए है और 8 जो है ये बी है, यदि 17 में 8 का डिवाइड देंगे तो हमेशा ही कोसेंट 2 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। क्या ये कोसेंट और रिमाइंडर दूसरा आ सकता है? नहीं। किसी भी दो नंबर ए और बी के लिए हमारा जो कोसेंट है q और रिमाइंडर जो r है वो हमेशा अद्वितीय आता है। अद्वितीय कहने का मतलब कि एकदम निश्चित होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता है, मतलब निश्चित है कि एक ही आएगा। ठीक है, ये नहीं कि 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ऐसी कुछ बात होने वाली नहीं है। मतलब अद्वितीय नंबर आएगा। किसी भी दो संख्या ए और बी यदि हम लोग लेते हैं, कोई भी दो संख्या यदि ले लेते हैं और उसको डिवाइड करवाते हैं, तो उनके लिए क्यू और आर का वैल्यू जो होता है वो अद्वितीय होता है, मतलब फिक्स होता है कि वही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। चाहे हम करें डिवाइड, चाहे आप करें, या कोई भी डिवाइड करेगा, तो उनके लिए उस दो नंबर के लिए कोई भी व्यक्ति यदि उस दो नंबर को लेकर के डिवाइड करेगा तो Q और R का वैल्यू वही आएगा। और डिवाइड को हम लोग कैसे, डिवाइड को यदि हम लोग चेक करते थे तो कैसे करते थे, तो डिवाइड के लिए होता था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। बस क्या था, इसी तथ्य को पकड़कर यूक्लिड महोदय ने कहा कि यदि हम लोग कोई दो संख्या लेते हैं, कोई दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, यदि किसी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, तो उसके लिए अद्वितीय पूर्णांक Q और R इस प्रकार होगा। कहता है कि यदि कोई धन पूर्णांक हम लोग a और b लेते हैं, तो उस a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक Q और R इस प्रकार से होगा कि उसमें एक रिलेशन होगा a बराबर बी क्यू प्लस R, जहाँ पर R जो है वो 0 से
बड़ा या बराबर हो सकता है, जबकि b से छोटा होगा। अब r का जो कंडीशन है, ये r के बारे में, जैसे r होता है रिमाइंडर, तो शेषफल जो नीचे बचता है, क्या ये शेषफल कभी भी इस भाजक से बड़ा होता है? नहीं, या तो इस भाजक से छोटा होगा या तो शेषफल 0 हो जाएगा। तो कहा कि r जो है या तो कभी भी ये भाजक से छोटा होगा या फिर बराबर हो जाएगा या बड़ा होगा 0 के। कहा ये जो r है ये या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर हो जाएगा। ये जो तीर के नीचे में एक डैश है, ये बराबर का चिन्ह है, और ये जो ऐसे है उल्टा तीर, ये हमारा जो है बड़ा होने का है। मतलब r है, r जो है 0 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और b से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा भाजक से, जिससे हम भाग देते हैं, उससे छोटा होता है, और 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तो इसी कंडीशन को यहाँ पर कहा गया है कि r जो है या तो 0 से बड़ा या बराबर होगा या फिर b से छोटा होगा। तो यूक्लिड महोदय ने इन्हीं बेसिक तथ्यों को एक प्रमेयिका का रूप देकर कहा कि यदि कोई किसी दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार से होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यहाँ पर इसमें देखेंगे तो a बराबर b क्यूब है, a क्या है? भाज्य, तो a बराबर b क्यूब प्लस r, मतलब हुआ कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, जहाँ पर जो ये शेषफल r है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और b से छोटा है। जैसे कि नीचे इस एग्जांपल को समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, a और b का कोई वैल्यू लिया है, उनके लिए q और r का वैल्यू दिखाया है। जैसे कि a का वैल्यू यहाँ पर मैंने 12 लिया है और b का वैल्यू लिया है यहाँ पर 8। मैं जब 8 से 12 में डिवाइड किया तो मुझे q बराबर 1 आया और r बराबर 4 आया। क्या ये q और r का वैल्यू 8 और 12 के लिए दूसरा हो सकता है? नहीं, इसका मतलब q और r का मान अद्वितीय है। q और r का मान क्या है? अद्वितीय। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसी को बोलते हैं अद्वितीय होना। अब यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर a बराबर 20 है और b बराबर 3 है। जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो q बराबर 6 आएगा और r बराबर 2 आएगा। यहाँ पर भी q और r का मान अद्वितीय है। इसी तथ्य को यूक्लिड महोदय ने अपनी परिमेयिका में दर्शाया। अब ये जो हम लोग यूक्लिड का परिमेयिका पढ़े हैं, यूक्लिड का परिमेयिका क्या है? मूल रूप से इनका बेसिक तथ्य है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जहाँ पर शेषफल 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा भाजक से छोटा होगा। ये कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा b से छोटा होगा। चलिए इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग पढ़ते हैं कि हम लोग इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्लास 10th में कैसे उपयोग करने वाले हैं। तो इसका उपयोग दो तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर क्लास 10th में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का दो तरह से उपयोग है। वैसे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के और सारे उपयोग हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर दो उपयोग पढ़ेंगे। पहला उपयोग है कि दी गई संख्याओं का महत्तम समवर्तक निकालने में, मतलब HCF निकालने में, यदि कोई दो संख्याओं का हमें HCF निकालना हो तो हम लोग इस प्रमेयिका का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रयोग है किसी भी संख्याओं का रूप सिद्ध करने में। जैसे कह दे कि किसी सम संख्या का रूप 2q के बराबर 2q के जैसे है और किसी विषम संख्या का रूप 2q + 1 के जैसा है। इस प्रकार से किसी भी संख्याओं का रूप सिद्ध करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हम लोग किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। HCF बहुत ही, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके HCF निकालना बहुत ही आसान है। जैसा कि हम लोग बचपन में भाग विधि द्वारा HCF निकालते थे, सेम टू सेम उसी प्रकार का इसका भी वो प्रोसेस है, लेकिन इनका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 18 और 24, इनका हमें HCF निकालना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, बचपन वाली जो विधि पढ़े हैं, भाग विधि जो डिवाइड वाली विधि पढ़े हैं, उनको भी बनाएंगे और उनके साथ साथ को रिलेट करेंगे, मतलब उनको एक दूसरे से तुलना करते हुए दोनों के स्टेप को चलेंगे, ताकि हम समझ सकें कि आखिरकार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालने के लिए संख्याओं को किस स्टेप में लिखना पड़ता है। चलिए तुम लोग देखते हैं। 18 और 24 है, यदि हम लोग भाग विधि से इसका HCF निकालेंगे तो हम लोग छोटा वाला जो 18 है उसको भाजक बनाएंगे और 24 को क्या बनाएंगे, भाज्य, जो कि मैंने यहाँ पर बना दिया है। और इससे एक बार जाएगा डिवाइड, नीचे क्या आया 6। अब ये हमारा एक स्टेप है, ये जो है मैंने एक बार 18 से डिवाइड दिया, क्वोशेंट 1 आया, मतलब भागफल 1 आया और शेष 6 आया, ये मेरा एक स्टेप है। इसको यूक्लिड क्या कहेगा, यूक्लिड कहेगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यूक्लिड इस स्टेप को लिखेगा भाज्य यानी कि 24 इज इक्वल टू भाजक यानी 18 इंटू भागफल 1 प्लस शेष कितना होगा 6, ये यूक्लिड लिखा। तो पहला स्टेप हम लोगों ने भाग विधि में इस तरह से लिखा और इसी को सेम टू सेम यूक्लिड ने अपनी भाषा में लिखा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। चलिए अगले स्टेप को देखते हैं। अगले स्टेप में अब हमारे पास भाजक जो है, हमारे पास अब की बार भाजक है 6 और भाज्य कितना है 18, और उसके बाद जब 6 से 18 में डिवाइड किया तो 3 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 0, रिमाइंडर आया 0। और जब भाग विधि में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस समय जो डिवीजर होता है, मतलब जो भाजक होता है, वही हमारा क्या होता है HCF, और इसलिए हमारा HCF क्या हो गया 6 है। जैसे कि जिससे पूर्ण विभाजित हो जाता है वही हमारा HCF होता है। अब यूक्लिड इसको कैसे लिखेगा अपनी भाषा में, वो फिर कहेगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो दूसरे स्टेप में उसके लिए भाज्य क्या था, भाज्य मतलब सबसे बड़ा वाला जिसमें हम लोग भाग दे रहे थे, वो भाज्य उनके लिए 18 था, और फिर वो भाजक उनके लिए अब की बार क्या था, अब की बार उनके लिए भाजक था 6। और उसके भाजक से जब भाज्य में डिवाइड किया उन्होंने तो इन्हें क्वोशेंट क्या आया 3 और रिमाइंडर क्या आया 0। तो उन्होंने लिखा भाज्य मतलब 18 इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल उनको 0 आया। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसी प्रकार से हम लोग उनकी भाषा में लिखते हैं। और इस तरह से वैसा स्टेप जब अंतिम वाला लास्ट स्टेप आता है जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है, रिमाइंडर क्या हो जाता है 0, रिमाइंडर जिस स्टेप में 0 हो जाता है उस स्टेप का जो भाजक होता है, जैसे कि यहाँ पर जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया था उस स्टेप का जो भाजक था वही HCF होता था। उसी प्रकार से इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी जो लास्ट स्टेप आएगा जिसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जिसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उस स्टेप का जो भाजक होगा वही उसका क्या होगा HCF होगा। नोट में मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि जिस चरण में शेषफल 0 हो, चरण मतलब स्टेप में, जिस स्टेप में ये जो है कि शेषफल 0 हो जाता है उस चरण का भाजक ही HCF होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को भी समझ चुके होंगे तथा उनके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके HCF कैसे निकाला जाता है ये भी आप लोगों ने सीखा होगा। कुछ नहीं है, जो बेसिक रूल था डिवाइड वाला वही रूल है, केवल लिखने का यहाँ पर तरीका आपको सीखना होगा कि इसको लिखेंगे कैसे, भाज्य बराबर भाजक जोड़ भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब यहाँ पर यदि इसके एस्पेक्ट में हम लोग बात करें कि बार बार क्या हम लोग ऐसे ये भाग वाला विधि बना करके और इसको देख देख के लिखेंगे, नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बड़ा वाला 24 लिखा, 24 में डिवाइड किया 18 से और हमें आया क्वोशेंट 1, क्वोशेंट मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और प्लस में शेषफल 6 लिख दिया। उसके बाद दूसरी बार क्या करेंगे, ये जो 18 है, ये जो 18 है इसको हम लोग जो भाजक था हमारा उसको हम लोग बना लेंगे भाज्य, और यहाँ पर जो हमारा शेष था 6 इसको बना लेंगे भाजक। ये शेषफल ही ना बनता था भाजक, जैसे यहाँ पर जो शेषफल आया 6 उसी को हम लोग यहाँ पर भाजक बनाए, शेषफल 6 आया उसी को हम लोगों ने यहाँ पर भाजक बना लिया। तो इसमें जो शेषफल आएगा दूसरे स्टेप में शेषफल को हमें भाजक बनाना है और भाज्य तो हमारा ये भाजक वाला होगा, जैसे कि यहाँ पर भाजक जो हमारा था वही यहाँ पर आगे भाज्य के रूप में आ गया। तो भाज्य के रूप में हमको 18 ले लेना है यहाँ से और ये भाजक के रूप में शेषफल को ले लेना है, फिर से वही प्रोसेस करना है। इस प्रकार से
दी हमें, जब तक ये शेषफल जो है ऐसे करते करते जब तक हमें शेषफल 0 नहीं मिलता है तब तक इसी प्रकार से हमें इस स्टेप को लिखते रहना है। और जब ये शेषफल 0 हो जाएगा उस स्टेप का जो भाजक होगा वही क्या होगा, हमारा HCF है। तो इस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा आप और सारे एग्जाम्पल लीजिए और इन एग्जाम्पल को बनाइए, देखिए कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा HCF बना पा रहे हैं कि नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अगला उपयोग जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस विधि को सीख करके और अपनी जो गणित की किताब है उनसे इस तरह के सवालों को निकालिए और उन्हें बनाकर देखिए क्या आप बना पाते हैं।